हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। जो भी पिछला चैप्टर पढ़ाया गया होगा आप लोग अच्छे से देखे होंगे। अगले चैप्टर की तरफ हम चलेंगे। इसमें दिया है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ये भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी सवाल पूछे जाते हैं, एक या दो दो सवाल तो कंफर्म पूछे ही जाते हैं नंबर सिस्टम से। क्योंकि नंबर सिस्टम क्या होता है, ये जितने पीछे चैप्टर पढ़ा चुके हैं उन सारे चैप्टर का एक तरह से ये कैलकुलेशन है। सारे चैप्टर को मिक्स करके नंबर सिस्टम में पूरा डाल दिया जाता है। जैसे कि हमने वर्गमूल घनमूल पढ़ाया है, इसी में रहेगा आपको। ठीक है, घातांक और कर्डी पढ़ाया है, इसी में रहेगा। जो भी है पढ़ाए हैं सब इसमें आपको मिलेंगे। सारे बेस पे सारे क्वेश्चन इसमें मिक्स हो के मिलेंगे। उसको कैसे सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व करना है। और कुछ फार्मूला है, फार्मूला बेस पे भी सॉल्व करेंगे। तो आगे हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आपको जानकारी चाहिए। नंबर सिस्टम, ये संख्या पद्धति जो है नंबर सिस्टम है, ये पहला इसमें होता है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। इसमें सबसे पहले आता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या क्या होती है, जितने भी संख्या हैं प्लस में, माइनस में, जीरो, अंडर रूट में या भिन्न में, सब वास्तविक संख्या है। मतलब आपके दिमाग में जितने भी संख्या होंगी सब वो वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में जैसे माइनस भी होगा, -1, प्लस में भी होगा, भिन्न में भी होगा, ठीक ना, अंडर रूट में भी होगा, √2, ठीक ना, या √3/2, ये सब वास्तविक संख्या है। ठीक, तो जितने भी संख्या हैं सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। जितने भी संख्या आपके दिमाग में चलता है, प्लस में, माइनस में, अंडर रूट में, भिन्न में, सब वास्तविक संख्या है। इनको अलग अलग दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो भागों में आता है, एक परिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या, इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक, एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है, अंडर रूट को छोड़ के जितने अंडर रूट हैं और उसको छोड़ के सब परिमेय संख्या में आते हैं। परिमेय संख्या में जैसे माइनस हो गया, -1, 2, माइनस वाला भी, प्लस वाला भी, और भिन्न वाला भी, 1/2, 3/2। ठीक ना। अपरिमेय संख्या में क्या होता है, इसमें जीरो भी आते हैं, सब इसमें रहेंगे। ठीक है, अपरिमेय में क्या होता है, जैसे √3, √4, ठीक है, और पाई, पाई भी जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो पाई को भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि पाई है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, धन संख्या, ऋण संख्या, तो पाई को अपरिमेय संख्या में रखते हैं। तो ये परिमेय संख्या में कितने आएंगे, प्लस वाले, माइनस वाले, ऋण में सब हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, इसको अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है। इसमें क्या होता है, एक होता है पूर्णांक और एक होता है भिन्न संख्या। पूर्णांक और दूसरा है भिन्न। भिन्न तो जानते हैं सब लोग, जितने भी संख्या है p/q के रूप में लिखे होते हैं सब विभिन्न संख्या होते हैं। जैसे 1/2, 3/2, ठीक है, 5/2, 2/3, ये सब भिन्न संख्या है। मतलब p/q के रूप में लिखा हो वो सब भिन्न संख्या होती है। पूर्णांक, पूर्णांक में आपका सब संख्या आ जाएगा, -3, -1, 0, ठीक है, 1, 2, 3, सब ये सब पूर्णांक है। पूर्णांक में तीन प्रकार के होते हैं, एक धन पूर्णांक होता है, एक ऋण पूर्णांक होता है। ठीक है, तो इसको भी दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, एक धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, एक हो गया ऋण पूर्णांक। ठीक है, ऋण पूर्णांक, और एक हो गया शून्य, शून्य। ठीक है, तो धन पूर्णांक, धन पूर्णांक होता है जो सब धनात्मक संख्या होती हैं, 1, 2, 3, 4। ऋण पूर्णांक -4, -3, -2, -1,
जितने भी ऋण वाले संख्या होते हैं सब ऋण पूर्णांक में होते हैं, और एक शून्य बचता है, आप लोग जानते हैं। धन पूर्णांक और ये शून्य मिलके एक संख्या बनाती है जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब जो संख्या का स्टार्टिंग होता है जीरो से स्टार्ट होता है, अगर जीरो को उसको शामिल कर लेंगे तो मतलब एक तरीके से मेरा पूर्ण संख्या बन जाता है। तो जीरो को अगर लेके अगर धन संख्या, धन पूर्णांक लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से, 0 1 2 3। धन पूर्णांक कहाँ से चालू होता है, एक से, 1 2 3 4, मतलब जीरो से जैसे ही आगे बढ़ेंगे वो धन पूर्णांक चालू हो जाएगा, जीरो से जैसे ही पीछे जाएंगे तो ऋण पूर्णांक। तो ये आपकी कुछ संख्याएं हैं। संख्याएं मतलब धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य, ये हो गया। उसके बाद ये इसको बोलते हैं पूर्णांक। भिन्न संख्या और पूर्णांक दोनों मिलकर बोलते हैं परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या जो अंडर रूट में होता है, पाई भी जिसमें शामिल होता है। और इन सबको मिला के वास्तविक संख्या मिलती है। ठीक है, और कुछ संख्या है उसको भी बता दे रहे हैं। तो ये इतने संख्याएं से मिलकर सारी संख्याएं बनती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कुछ संख्या है जैसे सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाएंगी, सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8, ये सब क्या है, सम संख्याएं। दूसरा अगला है इसमें विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या वे संख्याएं जो दो से विभाजित न हो, विषम संख्या कहलाती है। 1 3 5 7 9, ये सब क्या है, विषम संख्या। मतलब अगर संख्या दो से विभाजित हो जा रही है तो वो सम संख्या है, अगर दो से विभाजित नहीं हो रही है तो वो विषम संख्या है। अगला है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या मतलब एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। एक या स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से अगर वो विभाजित हो जा रहा है तो वो सम संख्या, वो क्या कहते हैं, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या में जैसे 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि ये खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा। ये शर्त यहाँ पर है, ये खुद से और 1 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कटेगा तभी वो भाज्य संख्या होगी। जैसे हो गया आपका 4, 5 नहीं होगा, 6 हो सकता है, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9, हाँ 9 भी होगा, 9 3 से कट जाएगा। तो मतलब खुद को छोड़ के और 1 को छोड़ के किसी भी संख्या से कट जाए, किसी भी संख्या मतलब जैसे 9 है तो वो 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9। 6 है, 3 दूनी 6 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, अभाज्य संख्या एक या खुद से कटना चाहिए और किसी भी संख्या से नहीं कट चाहिए। ठीक है, तो वो अभाज्य संख्या, जैसे 1 3 5 7 9 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, 11 किसी संख्या से नहीं कटेगा। ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। ये तो खुद से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी। ठीक है, वो किसी संख्या से नहीं कटेंगी, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। एक बोलते हैं सहभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या क्या होती है, इसमें दो संख्याएं होती हैं। दो संख्या, कोई भी दो संख्या ले लीजिए, वो आपस में एक दूसरे को काटे ना, पहला शर्त। और दूसरा शर्त, उन दोनों का जो कॉमन होगा वो एक होना चाहिए, मतलब एक तरह से म सप जो रहेगा वो एक होना चाहिए। ऐसी संख्या को सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, ये एक दूसरे को भी नहीं काटेंगे और ये इन दोनों का मस एक होगा। ठीक है, 7 और 9 हो गया, ये खुद को एक दूसरे को नहीं काटेंगी और इन दोनों का मसप एक होगा। तो ऐसे दो संख्या जिनका मसप एक हो और ये एक दूसरे को काटे ना, ऐसे संख्या को बोलते हैं सहभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये है नंबर। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बताएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। देखते हैं इस चैप्टर में किस किस टॉपिक के या किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो संख्या पद्धति में सबसे नंबर सिस्टम जैसे चलता है
तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर देता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब 1 + 2 + 3 करके दिया है, मान लीजिए 50 तक या 100 तक या 1000 10,000 जो भी दिया रहे। ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा इतना आसान, तो आप लोग लगा लेंगे। तो इसमें हमेशा पहले मैं बता दे रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 से लेके 50 तक संख्या है, ये करा, इसको इसका योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो प्राकृतिक या संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, ठीक है। संख्याओं का योग जो होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से स्टार्ट रहेगा तो n + 1/2, ठीक है। अगर 1 से स्टार्ट है कोई भी संख्या है, n + 1/2 कर देंगे, उसका योग निकल जाएगा, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो योग पे आधारित प्रश्न ऐसे देंगे जैसे 1 से 50 तक योग निकालना है, तो 1 से 50 तक यहाँ लिखेंगे, n का मान कितना तक है, 50 तक, यहाँ लिखेंगे 50 और यहाँ n + 1 मतलब 50 × 1 51 हो जाएगा, गुणे 51/2, ये काट देंगे 25 हो जाएगा, इसका गुणाकर 25 × 1 = 25, 25 पंजे कितना हो जाएगा 125, तो 125 और इसमें 25 × 1 = 25 मतलब यहाँ 5 हो जाएगा, तो 25 पंजे 125 और यहाँ 2 127, 1275 ये आएगा। लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि 12 + 13 + 14 + 25 ऐसे पूछेगा। इसका योग ज्ञात कीजिए। अब भाई जिसको नहीं पता है वो तो जोड़ने बैठ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से लेके 25 तक निकालेंगे पूरा, ठीक है। तो 1 से लेके 25 तक योग निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे n मतलब कितना है 25 और n + 1 फार्मूला गुणे 26/2 ये हो जाएगा। तो 1 से लेके 25 तक निकालना, लेकिन हमें निकालना कितना है 12 से लेके 25 तक, तो 1 से लेके 11 तक घटा देंगे, माइनस 1 से 11 तक का योग निकाल के घटा देंगे, इसको यहाँ लिखेंगे 11 तक लेंगे, तो 11 गुणे 12 यानी n + 1/2, मतलब 1 से लेके 25 तक का योग निकालेंगे और इतना घटा देंगे तो इतने का योग बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर योग पे आधारित क्वेश्चन देगा तो इस टाइप में देगा, न कि 1 से पूछेगा 1 से 100 तक का योग ज्ञात करिए। तो हमेशा क्या करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जैसे 50 से लेके 75 तक का योग दिया है, सवाल में पूछ दिया कि 50 + 51 डैश कितना 75 तक, तो हमें क्या करना है 1 से लेके पूरा 75 तक का योग निकाल लेंगे फार्मूले से, 75 गुणे 76/2 गुणा कर लेंगे, और 1 से लेके 49 तक 1 + 2 + डैश 49 तक का योग निकाल के घटा देंगे, तो इतना जो आएगा मेरा आंसर आएगा। तो इस टाइप से योग पे आधारित क्वेश्चन देगा, ठीक है। दूसरे टाइप में देखते हैं, दूसरे टाइप में क्या होगा, इसके वर्ग के आधारित क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो वर्ग का फार्मूला बता देते हैं। तो ये कौन सा फार्मूला है, नॉर्मल वर्ग नहीं रहेगा, प्राकृतिक संख्याओं के योगफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला है n + 1/2। अगला देखेंगे, इसमें दे रहा है कि संख्याओं के वर्गों का योग। अभी क्या था, संख्याओं का योग था, अभी क्या नेक्स्ट लेवल में जो पूछ सकता है वो पूछ सकता है आपको संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग मतलब 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर डैश 50 तक का स्क्वायर जो भी है, 20 तक का स्क्वायर लिख ले रहे हैं। इसका जो वर्गों का फार्मूला योग होता है वही होता है n + 1 जुड़ गया आता है 2n + 1/6, ये फार्मूला होता है n + 1 और 2n + 1/6, ठीक है। जैसे 1 से लेके 20 तक का वर्ग निकालना है, तो यहाँ n 20 रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे 20 गुणे n + 1 मतलब 21, और यहाँ 20 दूनी 40 और 41 हो जाएगा, 41/6, ठीक है। काट लेंगे इसको, 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6, यहाँ आ जाएगा 10, 3 से देखिए 3 × 1 = 3, 3 यहाँ नहीं कटेगा, ये 41 ही रहेगा,
तो इसका हम गुणा करेंगे 3×7=21, ये हो जाएगा। ठीक है, ये 41 ही रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 70×41। तो गुणा कर लेंगे 7 का 7, 7 चौक 28, ये हो जाएगा 2870। ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा, हम हर बार यही बोल रहे हैं। ये ऐसे पूछेगा 11² + 12² + 13² - 20²। तो सेम वही फार्मूला लगाना है। हमें क्या करना है, 1 से लेके 20 तक निकालना है। जैसे इतना निकाल लिए, और 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर निकाल के इसको घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा फार्मूला जो बन जाएगा 1 से लेके 20 तक, यही हो जाएगा 20×21×41/6। ये पूरा 1 से लेके 20 तक निकला है। उसके बाद माइनस कितना घटाएंगे, 1 से 10 तक। यहाँ लिखेंगे 10×11 मतलब n+1 गुणे 2n+1। 10 में 2 गुणा करें 20 1 21/6। इसको घटा देंगे, जो आएगा मेरा आंसर आएगा। तो अगर वर्गों में पूछे तो इस टाइप का इसका फार्मूला ये होता है। ये फार्मूला आप लोग नोट करते रहिए भाई, फार्मूला ही इम्पॉर्टेंट है चैप्टर में। वर्गों के योग पे, नॉर्मल संख्याओं के योग पे। ठीक है, अभी क्यूब पे आएगा, मतलब घनों के योग पे, तो घन वाला भी लिखवा दे रहे हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। घनों के योग में फार्मूला देखिए वही है, 1³ 2³ + 3³ - 10 का क्यूब। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 10 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 10 गुणे n+1 मतलब 11/2 का होल स्क्वायर। 2 पंजे 10, तो 11×5 कितना हो जाएगा 55, और 55 का होल स्क्वायर कर लेंगे, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 55। शॉर्ट में देखिए, जैसे हम बताए थे, कोई भी संख्या अगर में 5 रहेगा तो कैसे उसको गुणा कर लेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे 5×5 = 25, और इसमें 5 में 1 जोड़ के गुणा कर देंगे, मतलब 6×5 = 30, ये हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट टिक में क्या लिखेंगे, जैसे 55 दिया हुआ या 65 दिया हुआ है, 65 का होल स्क्वायर करना है, लास्ट में 5 होना चाहिए। तो 5×5 = 25, यही हो गया। और यहाँ जो 6 है प्लस 1 करके गुणा कर लेंगे, मतलब 6 1 7 हो जाएगा, 7×6 = 42, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका 30×25। इस प्रकार घन का निकाल लेंगे। ठीक है, तो मतलब संख्याओं का योग, उनके वर्गों का योग, उनके घनों का योग, ये हो गया। देखिए, अगर संख्या के वर्गों का योग पूछा है, सम संख्या हो या विषम संख्या है, उसका वर्ग दिया। सम संख्या मतलब 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर - ठीक है 10 का स्क्वायर करा, इसके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो कितना है, लास्ट में n का मान कितना है 10, तो यहाँ हम रख देंगे 10। ठीक है, तो 10 को रखेंगे, यहाँ लिखेंगे 10 गुणे 11 गुणे 12, मतलब n+1 n+2 = 6। तो यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, यहाँ गुणा करेंगे 11 दूनी 22 यानी 10 गुणे 22, आंसर आ जाएगा 220। तो ये फार्मूला लगा के हम क्या करेंगे, सम संख्याओं का वर्गों का योग या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों में सेम फार्मूला लगना है। ठीक है, तो अगले टाइप में चलते हैं। अगले टाइप क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है। आपके एग्जाम में कभी कभी शेषफल प्रमेय पे आधारित क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। जैसे शेषफल प्रमेय पे पहला जो रूल्स है वो दिया है कि होता है कि x⁴n कोई संख्या है, तो अगर x⁴n संख्या है इसे x-1 से विभाजित करने पे कितना शेष बचेगा। विभाजित करने पर एक शेष बचता है, सदैव एक शेष बचता है। ठीक है, तो x⁴n से हमेशा एक ही शेष बचेगा। तो इसमें देखिए कोई भी एक संख्या मान लेते हैं, जैसे 2⁵ एक छोटी सी संख्या मान लेते हैं 2⁵। ठीक है, तो हम अगर 2 मतलब x, तो यहाँ 2 - 1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इससे विभाजित
या बड़ी संख्या कोई लेंगे, इससे नहीं समझ में आ रहा है आपको, 3 के पावर 2 ही लिख लेते हैं, ये x की पावर n के फॉर्म में है। तो ये किससे विभाजित करने पर, जो 3 है उससे एक कम से विभाजित करने, मतलब 2 से विभाजित करने पे कितना शेष बचेगा। तो क्या करेंगे, 3 त्रिक का 9 लिखेंगे और यहाँ बचे 2, 2 चौके 8, कट जाएगा, शेष कितना बचेगा 1। तो यही इसका मतलब बताने का है कि कोई संख्या x की पावर m है, तो अगर उसको x माइनस 1 से विभाजित कर रहे हैं तो हमेशा शेष 1 बचता है। जैसे अब ये छोटी संख्या थी तो आपको लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, दिया रहेगा 375 के घाते 238, ऐसा दिया है, और बटे दिया है कितना 374, पूछेगा शेष कितना बचेगा। अब इसमें आपको यही सोचना पड़ेगा। तो हम क्या होता है, x की पावर n अगर कोई संख्या है और x जो मान दिया है उससे एक कम से अगर किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो हमेशा एक शेष बचता है। तो सीधा यहाँ 375 है, इससे एक कम से भाग दे रहे हैं 374 से, तो सीधा सीधा आंसर इसका शेषफल कितना हो जाएगा, एक शेषफल होगा। ठीक है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है कि अगर कोई संख्या x की पावर n है, उसको क्या करते हैं, संख्या ये है, इसे x प्लस 1 से विभाजित करते हैं। तो क्या है, x प्लस 1 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा, एक शेषफल बचेगा। इसमें भी वही चीज है, यानी अगर किसी की पावर x पावर n है उसे x प्लस 1 से विभाजित कर रहे हैं तब पर भी शेष एक बचेगा। ठीक है, लेकिन इसमें शर्त ये है कि जो n है, पहला है जो n है, n सम संख्या में रहेगा, तो सम संख्या होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, या तो हम सीधा लिख दे रहे हैं कि x पावर n, इसे x पावर n को x प्लस 1 से विभाजित करने पर पहला n सम संख्या हो तो शेष कितना बचेगा, शेष हमेशा एक बचेगा। ठीक है, इसमें भी एक छोटा सा संख्या हम लेके बता दे रहे हैं, जैसे 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है, हमें लेकिन सम संख्या लेना, 3 की पावर यहाँ 4 ले लेते हैं, सम संख्या होना चाहिए, सम संख्या रहेगा तभी शेष एक बचेगा। तो क्या कर रहा है कि x प्लस 1 से विभाजित करेंगे, x प्लस 1 मतलब 3 और ए में एक जोड़ देंगे 4 से, तो इसको गुणा कर लेंगे, तो 3 का 4 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9, 27 त्रिक 81 बटे 4, तो यहाँ गुणा करेंगे तो 20 चौके 80 होता है, तो यहाँ शेष एक बचेगा क्योंकि 81। तो दूसरे नियम में क्या है, x के पावर n को x प्लस 1 से विभाजित करने पर, क्या इसमें दो नियम है, अगर x जो n है वो सम संख्या में है तो शेष एक बचेगा, और अगर विषम संख्या है तो दूसरा, n विषम संख्या हो तो शेष x बचेगा। ये ध्यान दीजिएगा, शेष x बचेगा। विषम संख्या जैसे 3 के पावर 3 ले लिए और इसको 3 एक 4 से विभाजित कर रहे हैं, तो कितना शेष बचेगा, हमेशा 3 ही बचेगा x का मान। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 4 से भाग दिए, तो कितना हो जाएगा, 4 5 4 छके 24, 6 बार जाएगा और 3 इसमें शेष बच जाएगा, तो वही जो x था वही माना गया शेष। तो यानी n विषम संख्या हो तो शेष कितना बचेगा, x। तो ये तीन रूल हैं। अगला है जैसे कोई भी संख्या दिया हो x की पावर n प्लस a की पावर n, जैसे यहां दिया है x की पावर n प्लस a की पावर n, कोई भी संख्या दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो संख्या विभाजित होगा, ये संख्या हमेशा
x प्लस ए से विभाजित हो जाएगा, से विभाजित हो जाता है, लिख देते हैं। शर्त ये है n जो है वो विषम संख्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए, ठीक है। अगर विषम संख्या नहीं रहेगा, सम संख्या रहेगा, तो उसका कोई हल नहीं हो सकता है। तो ये कुछ नियम है शेषफल प्रमेय पे, पूछता है कि इतने में इतना भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, तो कुछ ट्रिक पे दिया रहेगा, ऐसा नहीं है उसको गुणा करके तब निकालेंगे तब पता लगेगा कि इतना शेष बचेगा, वो इतना लंबा कैलकुलेशन दिया रहेगा, आप उसको नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि x पावर n संख्या है तो x माइनस 1 से विभाजित करने पे एक शेष बचेगा, और x प्लस 1 से विभाजित करने पे दो कंडीशन बनेंगे, अगर n सम संख्या है तो एक बचेगा, विषम संख्या है तो x बचेगा शेषफल। अगर ऐसा कोई संख्या दिया रहे इस पावर में तो हमेशा x प्लस 1 से करा विभाजित करने के लिए तो वो विभाजित होगा। x प्लस 1 मतलब देखिए 7 के पावर 25 प्लस 9 के पावर 25 ऐसा दिया है, तो कह रहा है कि 7 प्लस 9 से विभाजित होने पर कितना शेष बचेगा, तो पूरा का पूरा कट जाएगा तो जीरो शेष बचेगा, या तो कितना मान आएगा, ठीक है। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा तो कितना आएगा, ये आपका पूछा जाता है कि ये विभाजित हो सकता है नहीं हो सकता है, हाँ हो जाएगा, इससे कट जाएगा हमेशा। शेषफल कितना बचेगा, शेषफल जीरो बचेगा, जब पूरा विभाजित हो जाएगा तो शेषफल जीरो। लेकिन अगर ये विषम संख्या होना चाहिए, सम संख्या रहेगा तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है भाई, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। श्रेणी आपको हम बता दिए थे, श्रेणी मतलब कि संख्याओं का योग पे आधारित, उसका फॉर्मूला लिखे हैं आप लोग पता होगा, स्क्वायर पे आधारित बताए थे, सम संख्या पे विषम संख्या पे वो भी बताए थे, और क्यूब पे भी बताए थे घन का जो है योग कैसे निकालते हैं। और दो तीन टाइप के श्रेणी है उसको भी देख लीजिएगा, हो सकता है इस श्रेणी में इसको भी दे दिया जाए। तो समांतर श्रेणी पूछा है, समांतर श्रेणी का मतलब जैसे ए है उसमें कुछ जोड़ेंगे तो बी मिलेगा, उसमें कुछ और जोड़ेंगे तो सी मिलेगा। कुछ जोड़ने का मतलब सेम चीज जोड़ना है, जैसे 2 4 6 8 ऐसे करके दिया हुआ है। तो जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी मतलब इन दोनों के बीच, किसी भी दो संख्या के बीच समान अंतर हो। समान अंतर मतलब इन दोनों के बीच अंतर कितना है 2, इन दोनों के बीच अंतर कितना है 2, इन दोनों के बीच कितना अंतर है 2, सभी जगह अंतर कितना होना चाहिए समान, तो इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। ऐसे सीरीज को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। तो इसमें जो पहला पद है वो ए से हम लोग लिखते हैं पहला पद, ठीक है। इन दोनों के बीच जो अंतर होता है उसे डी से लिखते हैं, जिसको बोलते हैं सर्वांतर। अंतर जो होता है अंतर, या हम लोग उसको सर्वांतर भी बोलते हैं, तो इसको लिखते हैं डी से, ठीक है। तो हम सर्वांतर लिख दे रहे हैं, सर्वांतर मतलब सभी अंकों के बीच का जो अंतर है वही होता है सर्वांतर। सर्वांतर कितना है डी। अब जैसे ये दिया हुआ है कोई सीरीज, कहेगा कि यहाँ 10वां पद बताइए कि यहाँ क्या होगा। कोई सीरीज दिया है 3, 3 में 3 जोड़े 6, 6 में 3 जोड़े 9, तो ऐसे ऐसे करके कर रहा है। 10वां पद जो आएगा या 50वां पद जो आएगा, 60वां पद जो आएगा वो कितना रहेगा, तो इसका एक फार्मूला होता है यनवा पद। यनवा पद, यनवा पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये होता है nवें पद का फार्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये पहला फार्मूला। तो इसमें देखिए a आपको पता है पहला पद रहेगा जो सीरीज रहेगा, n मतलब कौन सी संख्या पूछ रहा है, कैसरा पद पूछ रहा है, 10वां पूछ रहा है, 15वां पूछ रहा है, 20वां पूछ रहा है, और d क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर, मतलब दो संख्याओं के बीच का अंतर, ठीक है। दूसरा पूछेगा कि 1 से 10 तक के पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो मतलब n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, योगफल ये दूसरा है। तो यहां होता है tn, tn मतलब टोटल जो नंबर रहेगा, sn लिखे सम, सम ऑफ नंबर क्या होगा, यहां हो जाता है n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n प्लस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फार्मूला क्या होता है कि n पदों का दे देगा कि 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। जो सीरीज दिया हुआ है अगर समांतर श्रेणी में है कहेगा 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो ये फार्मूला आएंगे,
ठीक है। और अगर पहला पद और लास्ट पद दिया है, कह रहा है कि इनका योग ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी में है, तो सीधा SN इक्वल टू हो जाएगा n/2 a प्लस l। ठीक है। तो ये जो होगा वो क्या होगा कि अगर लास्ट, ये l क्या है, अंतिम पद, l क्या है, अंतिम पद, अंतिम पद। ठीक है। इसका माध्य अगर पूछेगा, माध्य बराबर होता है a प्लस बी बटा 2, पहला पद प्लस दूसरा पद बटा 2, ये माध्य हो गया। तो अगर समांतर श्रेणी में कोई सीरीज दिया हुआ है तो इस फार्मूले से हम लोग काफी चीज निकाल सकते हैं। पूछ लेगा कौन सा पद पूछा है तो ये फार्मूला, कितने पद का योग पूछ रहा है तो ये फार्मूला। ठीक है। अगर पहला पद अंतिम पद दिया है तो ये फार्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे कैसे इसको लगाएंगे। फिर उसके बाद माध्य पूछेगा तो a+2a2। ये हो गया समांतर श्रेणी का। एक श्रेणी होता है गुणोत्तर श्रेणी, इसमें कुछ संख्या जोड़ने पे प्राप्त होता है। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है कि पहला संख्या रहेगा, उसमें 2 का गुणा कर देंगे, फिर 2 का गुणा कर देंगे, फिर 2 का गुणा कर देंगे, तो उसमें एक संख्या रहेगा जिसका हम गुणा करते जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। उसका भी हम फार्मूला लिखा दे रहे हैं, उस बेसिस पे भी सवाल आएगा तो उसके लिए। ये हाई स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हाई स्कूल का बुक पढ़िए। हम बार बार कर रहे हैं कि अगर पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना है तो हाई स्कूल का 9th और 10th आपका बेस मजबूत होना चाहिए, तभी यहाँ कुछ समझ में आना है। वैसे जितना हो सकता है यहाँ पढ़ा रहे हैं, इससे काफी हद तक, अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ भी समझते रहिए, समझ में आएगा। ठीक है। तो अगला देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी में क्या है। गुणोत्तर श्रेणी में देखिए ऐसा दिया रहेगा सीरीज, इस टाइप के, इस फार्मूले में दिया रहेगा जैसे 2, 4, 8, 16, 32 TN। मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे, इस दोनों का अगर सर्वांतर निकालना हो जिसको बोलते हैं, तो गुणोत्तर श्रेणी में अगर सर्वांतर निकालना होता है तो दूसरी संख्या बटे पहली संख्या कर देंगे, 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4। ये होता है आपका, इसमें R इसको बोलते हैं, R मतलब सर्वांतर। ठीक है। तो सर्वांतर इसमें क्या आता है, इस संख्या में इससे भाग दे देंगे तो R निकल जाएगा। ठीक है। ये AR रहेगा, AR स्क्वायर ऐसे। तो इसमें क्या ध्यान देना है कि इसमें पूछ लेगा कि बताइए 10वां पद कौन सा होगा। जैसे यहाँ 2, 4, 6, 8, ठीक है, 8, यहाँ 10, 12, हाँ 12 करें, 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, ये मान लिया कर ली। अब हमें जैसे ये गुणोत्तर श्रेणी है, पूछ लिया कि 5वां पद याद कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये मुझे नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, 5वां पद, ये फार्मूला आएंगे। तो 5वें पद का फार्मूला क्या होता है, ए आर घाते n-1। ए क्या है, पहला संख्या यानी 2, आर मतलब इन दोनों के बीच का अंतर, अंतर मतलब घटा के नहीं निकालेंगे, इसमें गुणोत्तर श्रेणी में गुणा है तो सर्वांतर भाग करके दिखाएंगे। तो 4 यानी दूसरी संख्या बटे पहली संख्या, तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है। इसमें से इससे भाग देंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ r का मान कितना आ गया, 2। n-1 हम कर रहे हैं, पांचवी संख्या क्या करना है, 1, 2, 3, 4, पांचवा संख्या क्या करना है, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, तो यह आ जाएगा 2 गुणे 2 का 4 बार गुणा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो 16 में 2 को गुणा करेंगे कितना, 32। तो यही मेरा 5वां संख्या क्या है, 32 है। ऐसे पूछ लिया कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद गुणोत्तर श्रेणी में दिया है, कह रहा है 20वां पद, तो कुछ नहीं करना, ए का मान करना है, सर्वांतर रखना है, यहाँ 20 रखना है, गुणा कर देना है, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा। पूछेगा कि इनका योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल वही फार्मूला, पहला पद 1 - r⁴n, कितने पद है वो क्या आपको पता होना चाहिए, कि 10 पदों का योग पूछ रहा है कि 20 पदों का योग पूछ रहा है, यहाँ रख देंगे बटे 1 - r कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, योगफल ज्ञात हो जाएगा। इसका माध्य अगर पूछेगा, गुणोत्तर श्रेणी का माध्य जी बराबर √ab होता है, मतलब √a। ठीक है, ये गुणोत्तर माध्य हो जाएगा। तो इस गुणोत्तर श्रेणी में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये तीनों चीज पता होना चाहिए। योग, अब पद कैसा निकालना है, माध्य। ये समांतर श्रेणी भी है, गुणोत्तर श्रेणी, एक होता है हरात्मक श्रेणी, वो आपके एग्जाम में नहीं देता है, तो ये दोनों आपको अच्छे से आना चाहिए, समांतर श्रेणी। तो लगभग श्रेणी हम लगभग सभी खत्म कर दिए हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं।
ठीक है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। देखते हैं आगे इकाई अंक कैसे ज्ञात या कैसे निकाला जाता है। देखिए इकाई का अंक हम लोग कैसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, हम लिख दे रहे हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। फर्स्ट टाइप में क्या देता है, सीधा गुणा दे देगा आपको इकाई अंक, मतलब दिया रहेगा 57 गुणे 25 गुणे 27 गुणे 108 ऐसे करके दे देगा, बोल देगा इसमें इकाई का अंक ज्ञात कर दिया, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इन इकाई का इकाई में गुणा करते हुए चलेंगे। 7 पचे 35, ठीक है, इसमें इकाई का कितना है 5, 5 सते फिर 35, फिर आ गया यहाँ 5, 5 अठे 40, यहाँ लास्ट में इकाई का कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इकाई का कितना हो जाएगा 5 अठे 40 हो गया, इकाई का कितना हो जाएगा 0। ठीक, तो अगर मल्टीपल में दिया है तो इकाई इकाई का गुणा करते हुए चले आएंगे, आंसर पूरा मिल जाएगा। जैसे 475 गुणे 381 गुणे 205, ठीक, 5 एक का 5, ठीक, फिर 5 पचे 25, तो इकाई का कितना आ गया 25। तो अगर मल्टीपल में है तो इकाई का अंक हम लोग इकाई का गुणा करते हुए चले आएंगे, लास्ट में जो अंक आएगा उसका जो इकाई का अंक हो वही इकाई का अंक हो। दूसरा क्या होता है, घात में दिया रहता है। घात में मतलब दिया जाएगा 374 के घाते 108, यह रहेगा, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले वो हम एक चार्ट बना रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। तो जो संख्या पूछा रहेगा केवल हम उसी का मान निकाल के उसके हिसाब से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई भी संख्या दिया हो उसमें इकाई का अंक 0 है, ठीक है, इकाई का अंक 0 है, तो उसके घात कितना भी आप लगा दीजिए इकाई का अंक 0 ही आएगा। जैसे 50, 50 घाते कुछ भी लगा दीजिए, उसको जब सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक 0 ही आएगा। जैसे हम एक छोटी सी संख्या ले रहे हैं 10, 10 के घाते 1 लगाइए, 10 के घाते 2 लगाइए, 10 के घाते 3 लगाइए, 10 के यहाँ लिखेंगे 10, 10 दहा में 100, 3 बार गुणा करेंगे तो 1000। तो देखेंगे इकाई का अंक तो सब में 0 ही मिल रहा है। मतलब अगर कोई संख्या दिया है उसमें इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक 0 मतलब देखिए दिया है, कितना दिया है, इसके घाते लिया है 357, कुछ भी दिया है, तो इसमें देखेंगे इकाई का अंक कितना है 0 है, तो इसके पावर आप कुछ भी कर लीजिए उसमें इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं संख्या, और यहाँ आ जाएगा यहाँ लिख देंगे ये इकाई का अंक, इकाई, ठीक है, इकाई अगर ये रहेगा तो कितने इकाई के अंक आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो हमेशा 0 ही आएगा, ठीक। दूसरा हम देखेंगे, अगर इकाई का अंक 1 हो तब 1 हो गया, 11 हो गया, या 121 हो गया, ठीक है, 21 हो गया, 31 हो गया, तो इन सबके पावर में आप कुछ भी लगा दीजिए, 10, यहाँ लिख देंगे 25, यहाँ लिख देंगे 27, कुछ भी लिखेंगे उसमें भी हमेशा अगर कोई भी संख्या की इकाई अंक 1 है तो उसका पावर कुछ भी कर लीजिए उसमें हमेशा इकाई का अंक 1 ही आएगा, ठीक है। ये 2 हो गया। तीसरा हम देखेंगे 2, ठीक है, यहाँ छोटा छोटा लिखे ना सब नहीं आ पाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2। 2 में देखिए कौन कौन सी इकाई अंक आ सकते हैं। 2 के पावर अगर 1 करेंगे तो उसमें 2 पहले का, 2 के पावर 2 करेंगे तो 4 भी आ सकता है, 2 के पावर 3 8 भी आ सकता है इकाई अंक, 2 के पावर 4 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 भी आ सकता है, 2 के पावर 5 करेंगे, फिर 2 का 5 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 32। इसका हम गुणा करके देख ले रहे हैं, 2 दूनी 4, यहाँ लिखे 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। अभी देखिए 2 के पावर 6 कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 64। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर 2 के पावर अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो इकाई का अंक चेंज होता जा रहा है,
चेंज होता जा रहा है, मतलब या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 8, या तो 6। फिर देखिए कि आगे गुणा करेंगे फिर 2 आ जाएगा, 2 पहले से ही कहेंगे, 4 ये है, फिर आगे गुणा करेंगे तो 8 आएगा, फिर 6 आएगा। मतलब 2 में इकाई के अंक कौन कौन से आ सकते हैं? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसके अलावा कोई अंक नहीं आ सकता। सीरियल से लिखे हैं 2 आ सकता है, 4, 8, 6। ठीक है, ये हो सकता है। अब हम देखेंगे जैसे यहां लिखेंगे 332 की पावर 206 ऐसा दिया, तो हमें कैसे पता कि ये तो 2 है, 2 में 4 इकाई अंक आ सकते हैं, कौन सा आएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे कि इस 2 को 2 में देखेंगे कितने इकाई अंक आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 इकाई अंक आ सकते हैं। तो ये 4 अंक इससे हम भाग दे देंगे 206 में। तो 206 में किससे भाग देंगे? 4 से, क्योंकि 4 इकाई अंक आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 4 पंजे 20, ये कट जाएगा, यहां हो जाएगा 6, 4 इक्का 4, शेष कितना बचा? ये हो गया शेष। ठीक है, ये शेष हो गया। तो शेष अगर 2 आया तो दूसरे नंबर वाला वही इकाई का अंक होगा। शेष 2 आया तो दूसरे इकाई का अंक, शेष 1 आएगा तो पहला वाला वही इकाई का अंक होगा। ठीक है, शेष 3 आएगा तो ये, और शेष कुछ नहीं बचेगा तो लास्ट वाला। ये भी ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या ध्यान देना है कि शेष अगर कुछ नहीं बचा, सब कट गया। यहां मान लीजिए 204 रहता, 204 रहता, यहाँ 5 चौक 20 हो जाता, यहाँ 4 लेते, 4 इक्का 4 कट जाता। अब कहेंगे कौन सा? तो अगर शेष कुछ नहीं बच रहा है तो लास्ट वाला अंक वही इकाई का अंक होगा। ठीक है, सबको समझ में आएगा इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना है। तो ये 0 वाला जान गए, 1 वाला जान गए, 2 वाला। 3 में भी ऐसे ही सेम करेंगे। 3 में क्या करेंगे, हम देखेंगे 3 में कौन कौन सी संख्या आ सकती है। 3 के पावर 1 रहेगा तो 3 आ सकता है, 3 के पावर 2 रहेगा तो 3 त्रिका 9, ये भी आ सकता है। 3 के पावर 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होता है, ये भी आ सकता है। फिर 3 की पावर 4, 27 त्रिक 81, फिर 3 की पावर 5, फिर यहीं से चालू हो जाएगा इकाई अंक। मतलब 3 में कौन कौन से आ सकते हैं? 3, 9, 7 और 1, यही आ सकते हैं बस, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आ सकता है। तो फिर यही फार्मूला इसमें भी लगाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे कोई भी संख्या दिया हो, 473, 473 के पावर 116 करा, इसमें इकाई का अंक याद करना है। तो हमें क्या करना है, 3 एग्जाम में क्या करना है, हमें सबका ये नहीं बनाना है, सबका नहीं बनाना, हमें क्या करना है, इकाई का अंक इसका पूछा है तो 3 में सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी संख्या आ सकती है। तो 3 आ सकता है, 9 आ सकता है, 7 आ सकता है, 1 सकता है, इतना आ सकता है। तो 4 अंक हैं तो हम यहाँ 4 से भाग दे देंगे, किसमें? घात में। तो 116 में 4 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ बचा 6, 4 9 36। शेष अगर कुछ नहीं बचा तो कौन सा? लास्ट वाला, मतलब इकाई अंक ये हो जाएगा। शेष 1 बचेगा तो इकाई अंक ये, 2 बचेगा ये, 3 बचेगा ये। ठीक है, ये 3 वाला पता चल गया आपको, ऐसे याद कर लेंगे। इसी प्रकार सारे सारणी बना के किसी भी इकाई का अंक याद कर सकते हैं। 4, 4 में देखिए 4 के पावर 1 करेंगे तो 4, 4 के पावर 2 करेंगे तो 4 चौके 16, फिर 4 के पावर 3 करेंगे 16 चौके 64, फिर करेंगे तो मतलब इसमें हम देखेंगे 4 और 6 बस 2 ही अंक आ रहा है, तीसरा अंक नहीं आएगा। फिर वही 4 6 4 6 आता रहेगा। मतलब अगर कोई भी संख्या रहेगा उसमें इकाई का अंक 4 रहेगा, उसके पावर कितना भी कर लीजिए, या तो वो 4 इकाई का अंक आएगा या तो 6 आएगा। ठीक, यही 2 संख्या आएंगी। तो इसमें क्या करना है हमें, जैसे 264 की घाती 512 ये ले लिए। अब हमें क्या करना है, इसमें 264 है, इकाई का अंक कितना है? 4। हमें पता है कि 4 में क्या करते हैं, इसमें 11 लेते हैं, 4 में क्या करते हैं, 2 ही अंक आता है, या तो 4 आता है या तो 6 आता है। तो मतलब हम 2 से भाग देंगे इसमें, तो 511 2 भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा, फिर यहाँ जाए 2 पंजे 10।
कितना शेष बचा? एक। तो शेष एक बचा, मतलब पहला वाला जो रहेगा वही मेरा इकाई का अंक होगा। ठीक है, ये चौथा हो गया। पांचवा, पांच अगर रहेगा तो क्या होगा? अगर कोई भी संख्या पांच रहेगी, उसकी स्क्वायर कितना भी करेंगे उसका इकाई का अंक पांच ही आता है। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है भाई। हम क्या करेंगे, जैसे दे दिया है 305 के घाते 115 या 114 जो भी दिया है, तो हम क्या करेंगे, पांच इकाई का अंक है तो यहाँ 5 की पावर 1 रखेंगे तो 5 ही आएगा, 5 की पावर 2 रखेंगे तो 5 पच्चीस 25 होता है, इसमें भी इकाई का अंक 5 आया, 5 की पावर 3 125, इसमें भी इकाई का अंक 5, फिर 5 घाते 4 625, इसमें भी इकाई का अंक 5। तो हम देखेंगे इकाई का अंक इसमें कितना भी मतलब घात लगा दें उसमें इकाई का अंक 5 ही आना है, तो फिर उसको सॉल्व करने की क्या जरूरत है, वो तो देख के ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे छ में भी यही कंडीशन है, देख लेंगे। 6 के पावर 1 करिए तो 6 आएगा, 6 के पावर 2 36, फिर 6 के पावर 3 छत्तीस छक्का 216, तो सब में देख रहे हैं 6 ही आएगा। मतलब अगर कोई भी संख्या दिया है उसमें इकाई का अंक 6 है तो उसके घात कितना भी कुछ लगा दीजिए उसमें 6 ही आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग 7, 8 और 9 तीनों का निकाल लेंगे। ठीक है, तीनों को निकाल लेंगे। मेरा बस एक ही बेसिस रहेगा, जितने संख्या रहेंगे उतनी संख्या से हम क्या करेंगे, उसके घात में भाग दे देंगे, शेषफल जो आएगा उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना इकाई का अंक कौन सा होगा। इस प्रकार निकलता है इकाई का अंक। हो सकता है एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से उठा के दे दे, तो इकाई का अंक आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे क्वेश्चन अब बताते रहेंगे, काफी सारा चीज हम बता दिए हैं अभी, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन लगाते रहेंगे, जो भी चीज़ आता रहेगा हम उसको भी रिवीजन करते रहेंगे, बताते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जितने भी चीज़ थे नंबर सिस्टम में ये लगभग सभी बता दिए हम। तो ऐसा ऐसा चीज़ है, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना है, ठीक है, श्रेणी मतलब कितने प्रकार के होते हैं उसको फार्मूला कैसे ज्ञात करना है, ये सब चीज़ें हैं। बाकी और सब बहुत सारे भी चीज़ें सीखेंगे, वो क्वेश्चन लगाते समय भी सीखें। हो सकता है इस चैप्टर का 3 क्लास लेना पड़े, क्योंकि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो लगभग एक क्लास तो मुझे लग रहा है फार्मूला ही बताने में लग गया है। अभी आगे भी बहुत सारी चीजें आएंगी तो उसको भी हम बताते रहेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व कराते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।